हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, धनात्मक पदों की श्रेणियों का अभिसरण, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। और ये आप देख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन अप टू un, और उसके बाद भी ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, un तक ये सीमित नहीं है, बल्कि उसके आगे और चलते जा रहे हैं, यानी कि ये अनंत श्रेणी है। और धन पदों वाली, यानी कि ये u1 u2 u3 ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो धनात्मक पदों वाली ये अनंत श्रेणी है, जिसको हम संक्षिप्त रूप में इस तरह से लिखते हैं। और इसी के अभिसरण के बारे में हमको इस अध्याय में पढ़ना है, सवालों को हल करना है। तो ये अभिसरण क्या होता है? यदि श्रेणी का योगफल, यदि इस अनंत श्रेणी का योगफल कोई एक परिमित संख्या होगा, कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा, तो हम कहेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है। और यदि इस सीरीज का योगफल अनंत या माइनस अनंत होता है, तो हम कहेंगे सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमको तैयार करना होगा आंशिक योगफलों का अनुक्रम, यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम S1 लिखेंगे। S1 मतलब श्रेणी के प्रथम पदों का योगफल। तो प्रथम पदों का योगफल मतलब सिर्फ प्रथम पद, यानी S1 मतलब सिर्फ U1। फिर हम लिखेंगे S2। S2 मतलब इस श्रेणी के प्रथम दो पदों का योगफल, मतलब U1 प्लस U2। फिर S3 मतलब इस श्रेणी के प्रथम तीन पदों का योगफल, मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3। श्रेणी के प्रथम तीन पदों का योगफल मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा तो Sn मतलब आएगा प्रथम n पदों का योगफल, यानी U1 प्लस U2 UN। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। S1 मतलब केवल प्रथम पद, S2 मतलब प्रथम दो पदों का योगफल, S3 मतलब प्रथम तीन पदों का योगफल, यानी U1 U2 U3। इसी तरह से S4 मतलब प्रथम चार पदों का योगफल। मतलब शुरुआत से ही अपने को योगफल लिखना शुरू करना है। और जैसे S3 लिख रहे हो तो U3 तक का योग, S4 लिख रहे हो तो U1 से लेकर U4 तक का योग, S50 लिखोगे तो U1 U2 U3 ये सब लोग आएंगे कहाँ तक? U50 तक। अब फ्रेंड्स, अब आप इनको लिखना शुरू करो। S1, फिर ये S2, फिर ये S3। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक अनुक्रम बन रहा है इन लोग का। और यही जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आंशिक योगफल कहलाते हैं। आंशिक योगफल का मतलब पूरी श्रेणी का योग नहीं, उसके कुछ टुकड़ों का, कुछ अंश का, कुछ पदों का योगफल, इसलिए आंशिक योगफल। जैसे इसमें केवल प्रथम पद का योगफल शामिल है, मतलब केवल प्रथम पद शामिल है। इसमें प्रथम दो पदों का योगफल शामिल है, यानी पूरी सीरीज के कुछ टुकड़े, दो टुकड़ों का योग शामिल है। इसमें तीन टुकड़ों का योग शामिल है। इसी तरह से इसमें n टुकड़ों का योगफल शामिल है। तो इसलिए ये आंशिक योगफलों का अनुक्रम कहलाता है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर, ये आंशिक योगफलों का अनुक्रम तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, दी गई श्रेणी का बिहेवियर या नेचर जो है, अब इस अनुक्रम पर निर्भर करता है वास्तव में। यानी कि अनुक्रम का नेचर जैसा होगा, सीरीज़ का नेचर भी वैसा ही होगा। ठीक है, यानी ये अनुक्रम यदि कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। ये अनुक्रम यदि डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। ये अनुक्रम यदि ऑस्किलेटरी है, यानी कि दोलनी है, बढ़ घट रहा है, तो सीरीज़ भी दोलनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पूरी कहानी अब डिपेंड है इस सीक्वेंस पर। इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, आंशिक योगफलों का अनुक्रम। एक और बात, जैसे मान लीजिए पहला केस है कि ये सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट होती है, तो कन्वर्जेंट होने का मतलब ये है कि ये एक फाइनाइट लिमिट की ओर अग्रसर होगी, Sn टेंस टू S, जो कि इस अनुक्रम की सीमा है, फाइनाइट क्वांटिटी के रूप में हमको मिलेगा।
इस अनुक्रम की सीमा है, यानी अगर ये सीक्वेंस जो है अगर उसकी लिमिट अपने को फाइनाइट मिल रही है, एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट मिल रही है, समझ जाना सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से अप्लाई करेगा, है ना, यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि समेशन यू एन एन इज इक्वल टू 1 to अनंत, ये भी क्या होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा। यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। प्रश्न ये उठता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है मतलब इसका योगफल परिमित राशि होगी। ऊपर हमने बतलाया कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कहला रही है, इसका मतलब कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसका योगफल एक परिमित राशि होगा। तो ये योगफल एक परिमित राशि होना चाहिए क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट है। सीरीज कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स वो कन्वर्जेंट है। आप देख लो एस एन टेंस टू एस, है ना, जैसे जैसे एन अनंत की ओर प्रवृत्त होगा वैसे वैसे एस एन एस की ओर प्रवृत्त हो रहा है। और ये कोई परिमित राशि है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी है जो कि सीक्वेंस की लिमिट है, और यही लिमिट जो है वही उस श्रेणी का योगफल होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को, यही है इस श्रेणी का योगफल। मतलब किसी श्रेणी के आंशिक योगफलों से निर्मित अनुक्रम यदि कन्वर्जेंट है तो जिस बिंदु की ओर वो कन्वर्जेंट है, जिस मान की ओर वो कन्वर्जेंट है, वही मान उस श्रेणी का योगफल होता है। तो ये एस इस श्रेणी का योगफल है। और सेकंड केस क्या होगा, यदि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो जिस बिंदु की ओर वो डाइवर्जेंट होगी, समझ जाना इस श्रेणी का योगफल वही होगा। जैसे मान लीजिए डाइवर्जेंट है तो जिस बिंदु की ओर डाइवर्जेंट होगी, मतलब भाई डाइवर्जेंट में दो चीज़ होती है, या तो अनंत या तो माइनस अनंत, या तो अनंत की ओर जाएगी या तो माइनस अनंत की ओर जाएगी। तो अगर वो अनंत की ओर जा रही है तो समझ जाना श्रेणी का योग अनंत, अगर माइनस अनंत की ओर जा रही है तो श्रेणी का योग माइनस अनंत। मतलब जैसा सीक्वेंस, जैसा नेचर जो है सीक्वेंस का होगा वैसा ही नेचर सीरीज का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीरीज डाइवर्जेंट कब कहलाएगी, यदि इसके आंशिक योगफलों से निर्मित अनुक्रम वो डाइवर्जेंट हो तो सीरीज भी डाइवर्जेंट कहलाएगी। ठीक है, अगर अनुक्रम प्लस अनंत की ओर डाइवर्ज कर रहा है तो श्रेणी का योग प्लस अनंत, यदि अनुक्रम माइनस अनंत की ओर डाइवर्ज कर रहा है तो श्रेणी का योग माइनस अनंत। जिधर वो अपसरित होगा उधर श्रेणी का भी वैसा ही नेचर होगा। अगर सीक्वेंस ऑस्किलेट हो रहा है तो श्रेणी भी ऑस्किलेट यानी दोलनी होगी। ठीक है, और सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो जिस सीमा की ओर वो कन्वर्जेंट है वही सीमा, वही लिमिट उस श्रेणी का योगफल बनेगी। चलिए एक उदाहरण से हम इन चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैं एक श्रेणी लिख रहा हूँ 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब। अब आपको ये बतलाना है कि ये श्रेणी का क्या नेचर है। क्या ये यहाँ पे ऑप्शन लिख सकते हो आप, क्या ये कन्वर्जेंट है, दूसरा है ना क्या ये डाइवर्जेंट है, तीसरा क्या ये ऑस्किलेटरी है या इनमें से कोई नहीं, जैसा भी है। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, इस सीरीज के बारे में आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस श्रेणी को अगर मैं समेशन UN कह दूं तो इसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम हम कैसे तैयार करेंगे। तो आंशिक योगफलों का अनुक्रम यानी कि SN से अपन उसको लिखते हैं, जहाँ SN क्या है, इस आंशिक योगफलों का जो अनुक्रम तैयार होगा उसका nवां पद है। तो वास्तव में SN, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, SN क्या होता है, दी गई श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल होता है SN। तो दी गई श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल होगा SN। 1 + 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 की घात में n-1। क्यों n पदों के योगफल में 2 की घात n-1 तक क्यों आया, क्योंकि वास्तव में यही तो इस श्रेणी का nवां पद होगा। क्योंकि देखो ना, पहले पद में आपके पास 1 कुछ नहीं है, मतलब 2 की घात 0 है। पहले पद में 2 की घात 0,
दूसरे पद में 2 की घात 1, दूसरा पद लेकिन 2 की घात 1, तीसरा पद लेकिन 2 की घात 2 दिख रहा है, चौथे पद में 4 नहीं दिख रहा है 2 की घात में, बल्कि 2 की घात में 3 नजर आ रहा है। यानी जितने नंबरवे का पद है 2 की घात में उससे 1 कम नजर आ रहा है। चौथा पद है लेकिन 2 की घात में 4 नहीं है 3 है, इसलिए nवें पद में 2 की घात n-1 होगा। और यही आपका ये n पदों तक का जो योगफल है यही Sn निर्मित होगा, Sn बनेगा, यानी कि आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद बनेगा। अब इसको जरा आप थोड़ा सा इसका योगफल का सूत्र लिख लीजिए। तो ये वास्तव में गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है और सर्वानुपात 1/2 है। आप डिवाइड करके देख लो दूसरे को पहले में से, तो सर्वानुपात आपको 1/2 मिलेगा और प्रथम पद 1 है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है a इंटू 1 - r की घात में n, है ना। n पदों तक का योगफल अपने को ज्ञात करना है कि नहीं, बताइए। ये सूत्र होता है Sn = a इंटू 1 - rn/1 - r, यदि r 1 से छोटा हो, और यदि r 1 से बड़ा रहता है तो ये r की घात n इधर आ जाता है, 1 इधर आ जाता है। वैसे ये भी नीचे वाला भी अल्टी पल्टी हो जाता है। तो इस तरह से ये बनता है। तो a जो है वो प्रथम पद है जो कि 1 है, और 1 इंटू r की घात में n, यानी 1/2 की घात में n/1 - r। तो 1 - 1/2 यानी 1/2, 1/2 पलट के जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये आपको Sn मिला। Sn क्या है? इस श्रेणी के आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद, यानी ये जो ऊपर Sn था ना, Sn, ये जो Sn है ना, वही प्रथम n पदों का योगफल हमने यहाँ पे निकाला है। क्योंकि सीक्वेंस आंशिक योगफलों का अनुक्रम यदि आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, जिसमें हमको अहम रोल किसका होता है? nवें पद का। कोई भी अनुक्रम हम लोग लिखते हैं तो ये उसका विस्तारित रूप है, ये विस्तारित रूप और ये संक्षिप्त रूप। और यहाँ पर ये जो आपको Sn दिखाई दे रहा है वो nवां पद है। तो nवां पद अभी अपन निकाल रहे हैं, किसका? आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद है, यानी कि ये Sn जो कि n पदों के योगफल, श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल से बनता है nवां पद। किसका? उस आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद बनता है। आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद कैसे बनता है? श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल से। इसलिए श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल जो आएगा वही इस श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम का nवां पद होगा। तो यही nवां पद है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये अनुक्रम जो है कन्वर्ज करता है कि नहीं करता है, तो किस बिंदु की ओर करता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसका लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव Sn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 2 इंटू 1 - 1/2 की घात में n, ये ऐसा। अब n टेंस टू इन्फिनिटी से 1/2 की घात में इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, 1/∞ यानी 0, बचेगा कौन? सिर्फ आपके पास बचेगा 2, सिर्फ आपके पास बचेगा 2 जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है। यानी उस अनुक्रम का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अनुक्रम जो है क्या है? कन्वर्जेंट है। ये अनुक्रम किसकी ओर कन्वर्जेंट है? 2 की ओर, ठीक है। और अनुक्रम जो है कन्वर्जेंट है, इसलिए वो जो श्रेणी है जिसके आंशिक योगफलों से ये अनुक्रम बना हुआ है, इसलिए वो श्रेणी जो है वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि उसके आंशिक योगफलों से, ये देखो ये Sn क्या है? आंशिक योगफलों से निर्मित अनुक्रम है, यानी प्रथम n पदों का योगफल है वो ही Sn है, क्योंकि आंशिक योगफलों से निर्मित अनुक्रम का nवां पद श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल से तैयार होता है। इसका सबूत आपने ऊपर देख लिया। आंशिक योगफलों से निर्मित अनुक्रम, आंशिक योगफलों से निर्मित अनुक्रम का तीसरा पद कैसे तैयार होता है? श्रेणी के प्रथम 3 पदों के योगफल से तैयार होता है। आंशिक योगफलों के अनुक्रम का दूसरा पद कैसे तैयार होता है? श्रेणी के पदों के जो योगफल है तो उसके प्रथम दो पदों के योगफल से वो दूसरा पद तैयार होता है। तो यह Sn तैयार किया हमने, उसके बाद हमने लिमिट निकाला इसका
जो कि फाइनाइट क्वांटिटी आया। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी आने का मतलब है कि सीक्वेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। किसकी ओर? 2 की ओर, क्योंकि ये इसका लिमिट है जो कि फाइनाइट है, इसलिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसलिए सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, और सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। और सीरीज़ का योग जो है वो उतना ही होगा जो उस सीक्वेंस का लिमिट है, यानी 2। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो इस श्रेणी का योग जो है वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस श्रेणी का योग 2 होगा और इस सीरीज क्या हुई? कन्वर्जेंट हुई। तो इस तरह से आपको ये सवाल बनाने हैं, काफ़ी इजी सवाल हैं और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी है। चलिए एक आध और सवाल देखते हैं। श्रेणी आपको दी गई है 1/1 × 3, 1/1 × 5, 1/1 × 7 प्लस 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 चलते जा रहे हैं। अब इस श्रेणी के बारे में आपको बतलाना है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्या है, अगर कन्वर्जेंट है तो कौन से बिंदु की ओर कन्वर्जेंट है, ये सब आपको बतलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस श्रेणी को फ्रेंड्स देखेंगे आप कि यहाँ पर ये जो श्रेणी दी गई है, तो ये श्रेणी का प्रथम पद हुआ u1, ये श्रेणी का द्वितीय पद, ये श्रेणी का तृतीय पद, इस तरीके से ये श्रेणी बनी हुई है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉरी 1 3 3 5 5 7 ऐसा पैटर्न है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ऐसा पैटर्न है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही काम करना पड़ेगा अपने को, आंशिक योगफलों का जो अनुक्रम है उसको लिखना पड़ेगा, उसका एनवपद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आंशिक योगफलों के अनुक्रम का एनवपद क्या होगा ये हमको देखना है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, आंशिक योगफलों के अनुक्रम का एनवपद यानी SN, जो कि यहाँ पे प्रथम n पदों के योगफल से अपने को मिलेगा। तो चलिए प्रथम n पदों का योगफल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब प्रथम n पदों का योगफल, तो nवां पद कौन होगा? तो nवां पद जानने के लिए आपको क्या करना है, देखो पहला को देखो और उस सीक्वेंस का nवां पद निकाल लो। तो 1 3 5, तो 1 3 5 इस सीक्वेंस का nवां पद क्या होगा? तो आप बचपन में सूत्र पढ़े हो ना, a + n - 1 × d, उस सूत्र की मदद से आप निकाल लो। a क्या है? प्रथम पद जो कि 1 है, d क्या सर्वांतर, तो 2n माइनस, टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताऊँ? 2n माइनस, देखो तो 2n - 2 और +1 दैट इज़ 2n - 1। और वैसे ही आप 3 5 7 लेकर के करोगे तो ये आपका आएगा 2n + 1, 2 उससे ज़्यादा रहेगा। सोचो अगर 3 5 से चालू होगा तो प्रथम पद 1 नहीं होगा बल्कि 3 होगा। तो जब 3 होगा तो 3 + n - 1 × 2, 2n - 2 और +3 दैट इज़ 2n + 1। तो ये प्रथम n पदों का योगफल जो है वही SN बनता है। प्रथम n पद, श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल जो है वही श्रेणी के आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद बनता है। ये देख लीजिए, फिर से एक बार आप देख लो, श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद SN होता है, देख लो आप। तो यही मैं SN करके यहाँ पे लिखा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। SN = अब इसको कैसे क्या किया जाए, इसका क्या उपचार है? तो दोस्तों गौर से देखिए, क्या 1/1 × 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप देख लो, 3 × 1 = 3, 3 में क्या 2, 2/3 होगा। जो 2 ऊपर रहेगा वो इस 2 से कट के आपको ओवरऑल इतना ही देगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/3 माइनस, बीच में है ना माइनस, 1/5। देख लो आप, 3 5 का एलसीएम लोगे तो 3 5 नीचे आएगा, 5 इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो 5 - 3 दैट इज़ 2, 2/3 × 5।
और जो 2 इस 2 से कटेगा तो इतना ही आएगा, आप देख लो। तो एक्चुअली क्या है, घटाने से ना ये इधर जाएगा। फिर ये देख लो, रफ कार्य देख लो, रफ कार्य 2 और ये ऐसा है। अब देखो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 5 - 3 और नीचे में 5 × 3, तो 5 - 3 से क्या हो रहा है, 2 बच रहा है। उस 2 को निपटाने के लिए ही सामने में 2 लिखा गया है, ताकि वो कट जाए। क्योंकि अपने को ओवरऑल इतना ध्यान रखिएगा कि आपको इसको इस तरह से लिखना है कि आपको सॉल्व करने से वापस ये मिल जाए, है ना। ये पहला पद के लिए, ये दूसरा पद के लिए। वैसे तीसरा पद के लिए क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में 1/5 - 1/7, और चलते चलते फिर ये इसके लिए आप देखो 1/2, ये ऐसा। मतलब कुल मिला के 1/2 सामने लिखना है, और इन दोनों को अपने को 1/ इतना -1/ इतना करके लिख देना है, जैसे अपन बाकी पदों में किए हैं। आप सॉल्व करके देख लें, इसको सॉल्व करके देखो कि इतना ही आएगा, इतना, उसको सॉल्व करके तो इतना आएगा। अब आप कहेंगे सर ये दिमाग कैसे चलेगा और कैसे पता चलेगा अपने को ऐसे ही करना है। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखो अपने को इसको पैटर्न देख के ही समझ में आ रहा है कि ये इस तरह से बनेगा। तो चलिए अब देखिए, SN = 1/2 तो सब में से कॉमन निकल रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को मैं लिखता हूँ 1 - 1/3 + 1/3 - 1/5, चलते जाएगा 1/2n - 1 -1/2n + 1, और ये देखो -1/3 + 1/3 कट रहा है, -1/5 + 1/5 कट रहा है। ऐसे ये इसके आगे ऐसे से कटते जाएगा, कटते जाएगा, कटते जाएगा। फिर क्या होगा, अब देखो ये इसके ठीक पहले वाले से कटा होगा, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे माइनस में मिली हुई है। ये ठीक वैसे ही आप देखो, जैसे 1/5 प्लस में है, जैसे ये प्लस में आपको दिख रहा है, ऐसे इधर 1/5 भी प्लस में। ये किससे कटा है, अपने पहले -1/5 से। 1/3 किससे कटा है, उसके पहले -1/3 से। वैसे ये भी कटेगा, उसके पहले में -1/2n - 1 आएगा, तो ये भी कटेगा। बचेगा कौन, लास्ट वाला और शुरू वाला, यानी 1/2 1 - 1/2n + 1, ये बचेगा। ये SN है। तो ये आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद आपने लिखा है। अब देखते हैं कि आंशिक योगफलों का अनुक्रम का क्या नेचर है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है तो कौन से बिंदु की ओर कन्वर्जेंट है, ये देखते हैं। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि SN जो है, अब देखो ना, जैसे से n का मान आप अनंत की ओर बढ़ाओगे, जैसे से n को अनंत की ओर प्रवृत्त करोगे, तो जैसे से आप n को अनंत की ओर प्रवृत्त करोगे तो ये 1/ अनंत हो जाएगा। 1/ अनंत जो है वो 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 दैट इज़ 1, दैट इज़ आपको मिलेगा 1/2। जैसे से एज n टेंस टू इन्फिनिटिव, जैसे से n अनंत की ओर प्रवृत्त होगा, ये SN 1/2 की ओर प्रवृत्त होगा। 1/2 मतलब फाइनाइट क्वांटिटी, परिमित राशि। परिमित राशि की ओर प्रवृत्त हो रहा है ये, मतलब ये आंशिक योगफलों का अनुक्रम जो है वो कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, और उसका लिमिट 1/2 जो कि फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और सीक्वेंस जो है अभिसारी है, इसका मतलब ये है कि दी गई श्रेणी भी अभिसारी है, क्योंकि हमने अभी चर्चा किया कि सीक्वेंस का जैसा नेचर होगा, आंशिक योगफलों के अनुक्रम का जैसा नेचर होगा, वैसा ही नेचर श्रेणी का भी होगा। तो सीक्वेंस जो है वो टेंड कर रही है 1/2 की ओर, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है, यानी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसलिए सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। और सीरीज का सम उतना ही होगा जितना कि सीक्वेंस की लिमिट है, दैट इज 1/2। तो सम होगा इसका 1/2, दी गई श्रेणी का सम होगा 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये सवालों को बनाना है। ये तो आज पहला टॉपिक हमने पढ़ा, मतलब ये पहला भाग हुआ, ये पहला चीज़ को अपन ने देखा। ठीक है, आगे और बहुत सी वैरायटी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स।
समझाते समझाते कभी कभी भूल से शब्द इधर के उधर हो जाते हैं, तो आप लोग अपने विवेक से उसको थोड़ा सा संभाल लीजिए। जैसे कभी कभार सीक्वेंस बोलते बोलते सीरीज़ बोला जाता है या तो ऐसा होते रहता है। इसलिए आप लोग हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एकदम सटीक से ही चीज़ बताऊँ। तो आपको जब भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहीं पर भी कैसा भी डाउट हो, सवालों में, टॉपिक में, डेफिनेशन में, तो आप बेझिझक बिंदास पूछ लिया करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सीधे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 8871420304। तो वहाँ पे आपके पास कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रश्न हो, तो बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ये तो हुआ एक चीज़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। इतने में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो बिंदास पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। कंसेप्ट, ठीक है, और वो वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई सीरीज है समेशन UN, अगर ये अभिसारी है यानी कि अगर ये कन्वर्जेंट है, तो निश्चित तौर पे एकदम तय है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई सीरीज समेशन UN अगर वो कन्वर्जेंट है, कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, तो ये अवश्य निर्देशित करेगा या इम्प्लाई करेगा कि लिमिट UN जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। यानी कि यदि किसी सीरीज के लिए आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू 0 नज़र आए, आपको दिखे कि सर यहाँ पे तो लिमिट UN जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या सीरीज कन्वर्जेंट होगी? तो उत्तर है जरूरी नहीं है। लिमिट UN के 0 होने पर, लिमिट UN के 0 होने पर ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ जो है वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो। वो सीरीज़ डाइवर्जेंट भी हो सकती है। इसलिए इधर वाली दिशा के लिए हमने गारंटी नहीं दी है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है, पहले से ये तय है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर इस लिमिट का मान 0 होगा। चलिए इन सब चीज़ों को उदाहरण से समझते हैं। खासकर हम इस बात का उदाहरण देख लेते हैं कि विपरीत दिशा वाला कैसे सच नहीं है। मैं एक सीरीज यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, श्रेणी समेशन UN यहाँ पे लिखता हूँ n इज इक्वल्स टू 1 टू अनंत 1 प्लस 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस श्रेणी का nवां पद क्या होगा? 1/n। इस श्रेणी का nवां पद होगा 1/n, और ये चलते जाएगा। ये श्रेणी का nवां पद है, ये श्रेणी का nवां पद है, यानी यही हमारा UN है। और आप चेक करके देख लो, लिमिट ये वाली चीज़ यहाँ मिल रही है अपने को, लिमिट UN इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। आप देख लो लिमिट UN जहाँ n टेंस टू अनंत, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n कितना मिल रहा है? n को अनंत रखोगे तो 1/n 0 मिल रहा है। लिमिट UN इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको ये एक्चुअली हमने काउंटर एग्जांपल लिया है, मतलब इम्प्लाई नहीं करता, ज़रूरी नहीं है कि सीरीज कन्वर्जेंट हो, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो इस बारे में अपन ने एक उदाहरण दिया है कि ये वही सीरीज़ है जिसके लिए लिमिट UN तो 0 मिल रहा है, लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज़ को इसको संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि nवां पद UN है तो nवें पद को लिख करके फिर समेशन लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें शामिल हैं, और ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। देख लो लिमिट UN इज इक्वल टू 0 आ रहा है, फिर भी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि अपन ने ऊपर देखा कि ये इसको लिमिट UN का 0 होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी। सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, मतलब एक सबूत पेश करना होगा कि कैसे डाइवर्जेंट हो सकती है। तो यही वो सबूत है कि देख लो इस सीरीज़ के लिए लिमिट UN 0 है, लेकिन सीरीज़ डाइवर्जेंट है। सीरीज़ डाइवर्जेंट कैसे, इस बारे में आपको मैं एक प्रमाण देना चाहूँगा।
हमने पढ़ा है पी सीरीज टेस्ट, समेशन 1/n की घात p, n = 1 to इन्फिनिटी समेशन n = 1 to इन्फिनिटी 1/n की घात p। ये पी सीरीज टेस्ट के अंतर्गत क्या है कि ये श्रेणी कन्वर्जेंट होती है यदि ये जो p दिख रहा है वो 1 से बड़ा हो। p का मान यदि 1 से बड़ा हो सिर्फ तभी ये सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और अन्यथा डाइवर्जेंट हो जाएगी। यानी कि p < 1 में डाइवर्जेंट हो जाएगी। p < 1 में यानी p का मान, ये जो n के पावर में यहाँ पे आपको p नजर आ रहा है ना, इसका मान यदि 1 या 1 से छोटा होगा, p का मान यदि 1 या 1 से छोटा होगा तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो कन्वर्जेंट सिर्फ तब होगी जब p का मान > 1 होगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लो n की घात p, n की घात 1, p की जगह क्या दिखाई दे रहा है 1, कंपेयर कर लो पूरे को। तो p का मान जब < या = 1 या 1 से छोटा हो जब p का मान, तो सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो p का मान आपको 1 दिख रहा है और p = 1 के लिए ये डाइवर्जेंट है। 1 या 1 से छोटा हो जब p तो डाइवर्जेंट है, इसलिए ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। तो देख लो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है तब भी लिमिट un = 0 है। देख लो आप, मतलब लिमिट un का 0 होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि सीरीज़ कन्वर्जेंट ही होगी। वो कन्वर्जेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकती है, या तो कन्वर्जेंट या तो डाइवर्जेंट, कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट un का 0 होना, इसका मतलब सीरीज़ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है। इसलिए इधर वाले तीर को हमने ऐसे काट दिया है कि भैया इधर से इधर की गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो लिमिट un 0 होगा, ये तय है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। तो आपने सीखा कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से लिमिट un 0 होगा। अगर, इम्पॉर्टेंट नोट, अगर मान लो किसी श्रेणी के लिए लिमिट un 0 नहीं है, मान लो यदि लिमिट un जो है वो 0 नहीं है तो निश्चित रूप से सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होगी, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यदि लिमिट un अगर 0 नहीं है तो सीरीज़ नॉट कन्वर्जेंट, सीरीज़ फिर कन्वर्जेंट नहीं होगी। चलिए एक उदाहरण से इसको प्रस्तुत करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास एक श्रेणी है √1/2, √2/3, √3/4। चलिए इस श्रेणी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इस श्रेणी के लिए nवां पद क्या होगा बताइए, nवां पद क्या होगा। देखो रूट सब में, तो nवें पद में भी रूट आएगा। अब देखो पहले पद में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवें में n। नीचे जो लिखा है वो ऊपर से एक ज़्यादा, नीचे जो लिखा है ऊपर से एक ज़्यादा, नीचे जो लिखा है ऊपर से एक ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे भी एक ज़्यादा। इसलिए इस तरह से इसका nवां पद तैयार हो गया। चलिए अब आप लिमिट un निकाल के देखिए। लिमिट un n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट un आप निकाल के देखिए। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब एक काम करता हूँ ना, देखो रूट मतलब क्या होता है, घात में 1/2। तो मैं n/n+1 लिख करके घात में 1/2 लिखूँ, उससे अच्छा मैं इनको अल्टी पल्टी कर देता हूँ। n+1 को ऊपर, n को नीचे, अब घात में आ जाएगा -1/2। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अल्टा पल्टी कर दिया, तो ये रूट का मतलब जो घात में 1/2 होता है वो -1/2 हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अलग अलग बटे करो, तो n/n+1/n, घात में -1/2, तो n कटेगा तो 1 बचेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n के घात में -1/2, n का मान आप अनंत रखोगे तो 1/अनंत यानी 0, 1 + 0 यानी 1, 1 की घात में -1/2 यानी 1। तो आपको 1 मिला, 0 नहीं मिला। तो आपने क्या चेक कर रहे थे, आपने लिमिट un चेक कर रहे थे जो कि नॉट 0 आया। तो हमने अभी क्या पढ़ा है नोट में, हमने इम्पॉर्टेंट नोट में क्या पढ़ा है, लिमिट un अगर 0 ना आए
तो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये सीरीज़ जो है वो नॉट कन्वर्जेंट। क्यों ये कन्वर्जेंट नहीं होगी ये सीरीज़? क्योंकि लिमिट UN 0 नहीं आया है। तो ये इम्पॉर्टेंट नोट, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और कहीं पर भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आज के लिए होमवर्क दे देता हूँ। पहला आपको श्रेणी हम देते हैं 1/√2 - 1, 1/√3 - 1 प्लस 1/√4 - 1। इस तरह से ये चलते आ रहे हैं। श्रेणी के बारे में आपको बतलाना है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि क्या है, अगर कन्वर्जेंट है तो किस बिंदु की ओर कन्वर्जेंट है, इसका सम क्या है, तमाम जानकारी आपको देनी है। दूसरा सवाल, 1/3 धन 2/4 धन 3/5 धन 4/6 प्लस प्लस प्लस। इस श्रेणी के बारे में भी आपको जानकारियाँ बतलानी है। तीसरा सवाल, 1 + 4/2 प्लस 4² 4³ 4। इस श्रेणी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ट्राई कीजिएगा, कहीं डाउट आएगा तो पूछिएगा। ये चौथा सवाल, एक और दे दिया जाए। चलिए इतना को आप लोग बना करके देखिएगा। सभी श्रेणियों का नेचर अर्थात बिहेवियर आपको बतलाना है। ये होमवर्क है आपका। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या पढ़ा? धनात्मक पदों की श्रेणियों का अभिसरण, जिसमें आंशिक योगफलों का अनुक्रम निर्मित करना हमने समझा। फिर अनुक्रम के नेचर के हिसाब से सीरीज़ का क्या नेचर होगा वो हमने देखा। अनुक्रम कन्वर्जेंट तो दी गई सीरीज़ कन्वर्जेंट, अनुक्रम डाइवर्जेंट तो दी गई सीरीज़ डाइवर्जेंट, अनुक्रम अगर दोलनी है तो सीरीज़ भी दोलनी होगी। और सीरीज़ का सम वही होगा जो उस आंशिक योगफलों के अनुक्रम का जो लिमिट है वही उस सीरीज़ का क्या होगा, योग होगा। ये भी हमने देखा। फिर कुछ एग्जाम्पल हमने समझे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक है। ये देखिए, अनुक्रम की सीमा अस्तित्व में है क्योंकि उसकी वैल्यू यूनिक और फाइनाइट है। तो इसका मतलब अनुक्रम अभिसारी है, अनुक्रम कन्वर्जेंट है, और अनुक्रम कन्वर्जेंट है तो इसलिए सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। और सीरीज़ का योग उतना ही होगा जो उस अनुक्रम की लिमिट है, यानी कि 1/2। इस तरह से हमने ये चीज़ें देखा, ये भी चीज़ अपन ने देखा। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हमने सीखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि यदि सीरीज समेशन UN कन्वर्जेंट है तो निश्चित तौर पर लिमिट UN = 0 होगा। लेकिन अगर किसी श्रेणी के लिए यदि लिमिट UN 0 है, किसी श्रेणी के लिए अगर लिमिट UN 0 है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो, वो सीरीज़ डाइवर्जेंट भी हो सकती है, जिसको हमने इस उदाहरण की मदद से समझा। और यहीं पर लगे हाथ हमने P सीरीज़ टेस्ट भी एक बार देख लिया। हालांकि इसको हम एक बार और देखेंगे। समेशन 1/n⁵P, ये श्रेणी जो है कन्वर्जेंट होती है सिर्फ और सिर्फ तब P का मान जब कितना हो, 1 से बड़ा हो। और जब P का मान << 1 हो तो ये सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे अपने को P की वैल्यू 1 दिखी, इसलिए हमने इस सीरीज़ को डाइवर्जेंट कहा। और देख लो ये सीरीज़ यही है डाइवर्जेंट जिसके लिए लिमिट UN = 0 आ रहा है। इसलिए हमने भैया बोल दिया, भैया लिमिट UN का 0 होना, मतलब लिमिट UN का 0 होना इस बात की गारंटी नहीं है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। वो कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये वाले सवाल में वो डाइवर्जेंट हो गई सीरीज़, है कि नहीं। हाँ, लेकिन ये वाला इम्पॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा कि अगर किसी श्रेणी के लिए लिमिट UN अगर नॉन जीरो है, लिमिट UN अगर नॉन जीरो है तो वो श्रेणी कन्वर्जेंट नहीं होगी। इसको उदाहरण से अपन ने देखा। ये श्रेणी दी गई है,
लिमिट यू एन मैंने ज्ञात किया, लिमिट यू एन कितना आया मेरे पास 1 आया जो कि नॉन जीरो है, तो सीरीज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपको होमवर्क दिए गए हैं, इसको आप बनाएंगे, कहीं पर भी डाउट आएगा तो ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट्स होगा तो बेझिझक आप पूछिएगा। और चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।